हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। पंचायती राज व्यवस्था का ये प्रैक्टिस नंबर 3 है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। जितने पॉइंट बन सकते हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। यह कथन किसका है? ये एक स्टेटमेंट है, इसमें ज़्यादा समझना है नहीं, सीधे पढ़ते हैं और एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे। बस स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है ये समझ लेते हैं। स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा, ये जो लोकल गवर्नेंस होता है, वो कह रहा है कि एक बस्ती के जो लोग हैं उनके द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है। ठीक, वो लोग ही अपने मामलों को स्वयं ही मैनेज करते हैं, प्रबंधन करते हैं। ये किसने कहा? ये एल गोल्डिन द्वारा कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा किन कार्यों को अनिवार्य किया गया? दोस्तों, जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसमें भारतीय संविधान में कुछ कार्य ऐसे दिए गए जो मैंडेटरी हैं, जो ज़रूरी हैं, है ना? तो कौन-कौन से कार्यों को अनिवार्य कर दिया गया, ये अगर हम देखें, तो ग्राम सभा का गठन करना, क्लियर? ग्राम सभा का गठन करना ये अनिवार्य था और ये किस अनुच्छेद में दिया है? अगर हम ग्राम सभा की गठन की बात करें, तो संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के गठन की बात की गई है, इस बात को याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पंचायतों के सदस्य स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव। यस, पंचायतों के दोस्तों आप जानते हैं कि 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिसे पंचायत समिति भी कहते हैं और जिला पंचायत। इनके जो सदस्य बनते हैं, प्रत्येक स्तर के सदस्य का चुनाव जो होना चाहिए, वो प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, यानी कि जनता द्वारा चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये भी बात ठीक है, ये भी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण आवश्यक है या ज़रूरी है। ये भी सही कहा गया है कि पंचायतों की किसी भी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि पंचायती संस्थाओं का 5 वर्ष का कार्यकाल व विघटन होने पर 6 माह में चुनाव हो जाने चाहिए, ये बात सही है। क्लियर? तो ये यहाँ से ये तीनों ही क्वेश्चंस आपको इंडिविजुअल भी पूछे जा सकते हैं। तो पंचायती जो संस्थाएँ हैं, जो तीनों, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर कोई पंचायत विघटित हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके चुनाव दोबारा होने चाहिए और कितने महीने में हो जाने चाहिए? विदिन 6 मंथ उनके चुनाव हो जाने चाहिए। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 इज़ अ राइट आंसर। ये सभी बातें बिल्कुल सही हैं, 73वें संविधान में ये कहा गया है। अब थोड़ा हम जान लेते हैं कि 73वां संविधान संशोधन कब आया? क्लियर? और इससे क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। अगर हम लोग 73वें संविधान संशोधन की बात करें, तो दोस्तों ये 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया था। जिस टाइम ये आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करें, ये जो अनुच्छेद है, सॉरी, ये जो संविधान संशोधन है, ये कब प्रभावी हुआ? इसकी प्रभावी डेट पूछी जाए तो आप ये कहेंगे कि ये 24 अप्रैल 1993 को प्रभावित हुआ। कब प्रभावित हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यही रीज़न है कि ये इतनी तारीख को प्रभावी हुआ था। ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें संविधान में क्या जोड़ा गया था? संविधान में पंचायतों को जोड़ा गया और इन पंचायतों की अगर हम बात करें, संविधान के किस भाग में रखा गया है? संविधान के भाग 9 में रखा गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत भाग 9 भी जोड़ा गया था। इन पंचायतों को अनुच्छेद में किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक इसका ज़िक्र किया गया है? तो अगर हमसे अनुच्छेद पूछा जाए, तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के बारे में दिया गया है। इन पंचायतों के लिए किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची की अगर हम बात करें, तो पंचायतों से संबंधित अनुसूची 11 है, 11। और पूछा जाए कि इन अनुसूची में कितने विषय रखे गए हैं पंचायतों के लिए, तो 29 विषय पंचायतों के लिए रखे गए हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर ये कुछ पंचायतों के स्तर दिए गए और ये राज्य दिए गए कि किस राज्य में कौन सी पंचायत किस नाम से जानी जाती है। अगर हम लोग जनपद पंचायत की अगर हम बात करें, तो जनपद पंचायत जो है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत होती है। क्षेत्र पंचायत आप जानते हैं अपने उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत होती है। क्लियर। तालुका परिषद की अगर हम बात करें, तालुका परिषद होती है आपकी गुजरात में। गुजरात में कहाँ होती है? तालुका परिषद। और आंचलिक परिषद जो होती है वो होती है आपकी पश्चिम बंगाल में। तो इसका ऑप्शन कौन सा से होना चाहिए? ए का 3 होना चाहिए और बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3, 4, 2, 1 इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996, इस अधिनियम को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में पेशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशा 1996। ये प्रश्न पूछा जा चुका है स्टोर कीपर में। अभी जो हाल ही में स्टोर कीपर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका था कि पेशा एक्ट है वो कब आया? तो कब आया? 1996 में। इसे लिख सकते हैं पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल एरिया। क्लियर? तो ये आपका इसकी फुल फॉर्म होती है। कह रहा है कि के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के स्व अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? इस एक्ट के अंतर्गत जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका स्वशासन की अनुमति किसे दी गई है? क्या ग्राम पंचायत को दी गई है या ग्राम सभा को दी गई है? ग्राम पंचायत का प्रधान या गांव का कोई वनवासी या निवासी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या? ये इसको जो प्रभाव दिया है, ये आपका ग्राम सभा में दिया है। आपसे ये पूछा जाए ये किस समिति की सिफारिश पर आई? तो पेशा एक्ट जो है दोस्तों भूरिया समिति की सिफारिश पर आई। इम्पोर्टेंट है, वो याद रखेंगे। पेशा एक्ट किसकी सिफारिश पर आया? भूरिया समिति की सिफारिश पर आया। क्लियर? सिफारिश, इस बात को याद रखेंगे। अब ये जो भूरिया समिति है ये कब आई और ये इसके बारे में अगर जाने तो पहले तो याद रखेंगे भूरिया जो समिति है वो 22 सदस्यीय समिति थी। इस समिति में 22 सदस्य थे, इस बात को याद रखेंगे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्टली जो समितियां बनाई जाती हैं वो उनके अध्यक्ष के नाम पर ही बोली जाती हैं। तो दिलीप सिंह भूरिया इसके अध्यक्ष थे। दिलीप सिंह भूरिया इस समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर? इसका उद्देश्य क्या था? ये अगर इसकी गठन की बात करें, ये जो भूरिया समिति है 1994 में गठित हुई थी। कब हुई थी? 1994 में गठित हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? अगर पूछा जाए कि भूरिया समिति का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन फिर स्थिति का अध्ययन, ये इनका इस समिति का उद्देश्य था। क्लियर? अगर हम बात करें ये जो एक्ट बना 1996 वाला, इसको कब अस्तित्व में आया? ये अस्तित्व में कब आया? तो ये 24 दिसंबर 1996 को अस्तित्व में आया है। क्लियर? या यूं कहें ये प्रभावी हुआ या लागू हुआ, ये भी कह सकते हैं। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, एक बात तो हमें याद रखनी होगी, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947 के अंतर्गत। यानी कि इस एक्ट के अंतर्गत ये कह रहा है कि महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। इस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को आप जानते हैं 33% या फिर 1/3 जो है महिलाओं को आरक्षण है। इसके अलावा ये पूछा जाता है क्या इन महिलाओं के इन आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है? यस, विधानमंडल चाहे तो इसको बढ़ा सकता है। क्लियर? कौन बढ़ा सकता है? उस राज्य का विधानमंडल महिलाओं के लिए 1/3% से भी अधिक आरक्षण कर सकती है। क्लियर? और कम से कम तो 1/3 या 33% होना चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, आपसे ये पूछा जाए कि ये जो महिलाओं का आरक्षण है, ये इस अधिनियम के उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में इसका वर्णन किया गया है? अगर आरक्षण की महिलाओं की बात करें और उससे ये पूछा जाता है किस धारा में किया गया है, तो दोस्तों धारा 11
ए का चौथा जो पार्ट है उसमें महिलाओं के आरक्षण की बात की गई है। क्लियर? किस अधिनियम के तहत? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत धारा 11 ए में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है, इस बात को याद रखेंगे। ओवरऑल अगर हम आरक्षण की बात करें, पंचायतों में आरक्षण की बात जो है किस अनुच्छेद में की गई है, ये अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 घ में, घ को बोलें 243 डी में आपका आरक्षण की बात की गई है। पंचायतों में सीटों के आरक्षण की बात 243 घ में की गई है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत अगर महिलाओं के आरक्षण की बात पूछे तो आप कहेंगे कि धारा 11 ए में दिया है। क्लियर? और इन सीटों को विधानमंडल चाहे तो बढ़ा सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 इज अ राइट आंसर। कम से कम 1/3 आरक्षण तो अनिवार्य है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मतदान देने का अधिकार दिया गया है? देखो है ना, तो अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? 1947। कह रहा है कि इस अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार है, ये पूछा है। तो दोस्तों धारा 9 का में, किसमें? धारा 9 के काम में मतदान देने के अधिकार की बात की गई है। और आप जानते हैं कि मतदान की उम्र कितनी हो जानी चाहिए? 18 या 18 प्लस उम्र होनी चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 9 के। इसके अलावा अगर हम धारा 11 की बात करें, यहाँ जो ऑप्शन में दिया है धारा 11, इस एक्ट की धारा 11 की अगर हम बात करें तो धारा 11 में क्या दिया है? ग्राम सभा की बैठकें। आप जानते हैं कि सामान्य ग्राम सभा की 2 बैठकें होनी चाहिए, एक खरीफ की फसल की कटाई के बाद और एक रबी की फसल की कटाई के बाद। तो धारा 11 में क्या दिया है? ग्राम सभा की बैठकों के बारे में धारा 11 में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन धारा 14 की बात करें, धारा 14 में क्या दिया गया है? धारा 14 की अगर हम बात करें तो प्रधान को हटाया जाना। क्लियर? प्रधान को हटाया जाना। प्रधान को हटाए जाने की बात धारा 14 में की गई है। धारा 6 की बात करें, धारा 6, तो सदस्यता समाप्त होना। क्लियर? किसी भी पंचायत के जो सदस्य हैं उनकी सदस्यता समाप्त होना, वो धारा 6 में दिया गया है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किस वर्ष किया गया था? क्लियर? तो ये याद कर लेंगे। 2009 में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या, जो स्थानीय स्वशासन है उसकी सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। यह किस प्रकार का प्रयोग है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, ये संघवाद का है या ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का है या प्रशासनिक प्रत्यायोजन का या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है? नहीं, आप जानते हैं कि विकेंद्रीकरण, हमारा एक केंद्र होता है, फिर उसको छोटे-छोटे भागों में राज्यों में बाँट दिया गया, राज्यों से फिर इन छोटी-छोटी और संस्थाओं में बाँट दिया गया ना, पंचायती राज व्यवस्था में बाँटा दिया, नगर पालिकाओं की ऐसे-ऐसे कहीं बाँटा गया। तो ये इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर? विकेंद्रीकरण इसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, इसका एक प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ? भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ये प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई, ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 2 अक्टूबर 1959 से ये प्रारंभ हुई। कब से हुई? 2 अक्टूबर 1959। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान है। क्लियर? कौन सा राज्य है? राजस्थान। और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि पंचायती राज व्यवस्था को अपने पूरे राज्य में या उस राज्य के सभी जिलों में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है?
तो आप कहेंगे वो आपका आंध्र प्रदेश है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? ये भी तो पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में अगर पूछा जाए तो 1961-62 में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। हम लिख नहीं रहे हैं बट आप इसको सुनेंगे और करेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी कहलाता था। जो मौर्य शासन था, उसमें ग्राम अधिकारी को क्या कहा जाता था? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। ठीक है? तो दोस्तों मौर्य काल में ग्राम अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद करना है, ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही ज़्यादा इसमें कुछ समझना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? ये शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना पूछ रहा है। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1907 में की गई। किसने की? 1907 में की गई। और ये जो आयोग है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस बात को अगर पूछा जाए, शहरी विकेंद्रीकरण आयोग के अध्यक्ष जो थे, वो हॉब हाउस थे। क्लियर? हॉब हाउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 1907 शहरी विकेंद्रीकरण आयोग। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? किस समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फैक्ट याद रखेंगे, इस एक्ट को भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद एक्ट कब आया? 1961। कब आया? 1961। ये किसकी सिफारिश पर किया गया? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आया था। किसकी सिफारिश सिफारिश पर आया था? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर आया था। और ये समिति कब आई थी? ये समिति 1997 में आई थी। इस बात को भी याद रखेंगे। ये ईयर पूछी जाती है इन पंचायती राजों से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, इनका ईयर मैचिंग में पूछा जाता है। और इस समिति ने पंचायतों के 3 स्तर बताए। क्लियर? 3 स्तर बताए थे पंचायतों के। एक आपका ग्राम पंचायत। क्लियर? दूसरी आपकी बताई थी इन्होंने पंचायत समिति। पंचायत समिति। और तीसरी बताई थी उन्होंने जिला परिषद। क्लियर? इन 3 स्तर बताए पंचायतों के। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। क्लियर? इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता समिति और 1957। इसके अलावा इनकी ईयर अगर हम बात करें, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आई? तो 22 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति आई। इस बात को भी याद रखेंगे। यहाँ पर आपका BKRB राव समिति है या जिसे हम GBK राव समिति कहें, तो ये दोस्तों 1985 में आई समिति। पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति बोल लें या पीके थंगन समिति बोलें, तो ये 1988 में आई। ये डेट याद रखेंगे, ये ईयर याद रखेंगे, ये सीक्वेंस में पूछी जाती हैं। और इसके बाद ठीक है, एक और समिति इंपॉर्टेंट है जो इसमें यहाँ पर नहीं दी गई, जिसे हम कहें डॉक्टर LM सिंघवी समिति। क्लियर? डॉक्टर LM सिंघवी समिति। डॉक्टर LM सिंघवी समिति की बात करें तो ये 1986 को आई थी, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का संवैधानिक प्रावधान है? इन राज्यों की बात कर रहा है, बिहार में, असम में और मध्य प्रदेश में। वर्ष में ग्राम सभा की बैठक कितनी बार होनी चाहिए? यहाँ पर 4 बार दिया गया है। क्लियर? इन राज्यों में ग्राम सभा की एक वर्ष में 4 बार बैठक होनी चाहिए, ये प्रावधान दिया गया है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? क्लियर? आप जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें, पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे बड़ा छोटा स्तर अगर हम देखें, देखो ग्राम सभा। क्लियर? निम्नतम स्तर पर है ग्राम सभा। ग्राम सभा से मिलकर बनी होती है कौन? आपकी ग्राम पंचायत।
क्लियर? ग्राम पंचायत। जब ग्राम सभा होगी तभी तो ग्राम पंचायत बनेगी, और ग्राम पंचायत से मिलकर बनना होता है, ओवरऑल कहेंगे आपका पंचायत समिति। पंचायत समिति। और इससे ऊपर होता है आपका जिला पंचायत। क्लियर? तो अच्छा आप ये बताओ, जब हम कोई घर बनाते हैं और उसमें जो हम लोग न्यास रखते हैं, तो सबसे प्राथमिक चीज़ क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो नीचे स्तर पे जो उसके न्यास है, जो उसको मजबूती दे रहा है ना, यही इस पूरे मकान का एक प्राथमिक दीवार बोल रहे हैं, ठीक है? तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम में पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम बात करें, प्राथमिक संस्था है आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा सबसे प्राथमिक संस्था है। क्लियर? ग्राम सभा ही सबसे प्राथमिक संस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सभा इज अ राइट आंसर। क्लियर? ग्राम सभा इज अ राइट आंसर। और ग्राम सभा किनसे मिलकर बनती है? ये दोस्तों जो वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट में पंजीकृत सदस्यों से मिलकर बनती है। ठीक? वोटर लिस्ट में जितने भी व्यक्ति पंजीकृत हैं, उन व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा बनती है। बाकी तो उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। क्लियर? अच्छा एक बात बता देते हैं, थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ऐसे आप लोगों को पता होगा, ये बात तो समझ में है, इसका राइट आंसर क्या है? सपोज दैट दोस्तों, एक गांव ए है, एक गांव ये है, एक गांव ये है, एक गांव ये है। इस गांव का नाम A1 है, इस गांव का नाम A2 है, इस गांव का नाम A3 है और इस गांव का नाम A4 है। ये 4 गांव हैं। ये क्या है? ये आपके हैं गांव। क्लियर? इस गांव में तो बहुत सारे लोग होंगे। इसमें व्यक्ति में आदमी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, औरतें भी होंगी, है ना? छोटे बड़े 18। इस गांव के जितने भी वो बच्चे जो 18 प्लस हैं, और इनकी क्या होगी? एक वोटर लिस्ट होगी। क्लियर? जितने भी 18 या उससे अधिक वाले व्यक्ति वोटर लिस्ट में, उनके नाम से मिलकर बनी होती है कौन? ग्राम सभा। क्लियर? हालांकि उस गांव में बच्चे भी हैं, 15 साल के भी होंगे, 16 साल के भी होंगे, 17 साल के भी होंगे, लेकिन वो व्यक्ति या वो महिलाएं जो 18 या उससे प्लस हैं और उनके वोटर लिस्ट में नाम है, तो इन वोटर लिस्ट के सदस्यों से, सभी व्यक्तियों से मिलकर बनती है कौन? ग्राम सभा। और ये इन ग्राम सभाओं से मिलकर बनी होती है क्या? आपकी ग्राम पंचायत। क्लियर? ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गांवों से मिलाकर भी बनाई जा सकती है। उसके लिए शर्त ये होती है कि 1000 या उससे अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। ये बात आप लोग जानते होंगे। तो समझ में आया? कई ग्राम सभाएं मिलकर आपकी ग्राम पंचायत बनाती हैं। और एक गांव, एक ग्राम सभा कब कहलाती है? जब उसकी वोटर लिस्ट के सदस्यों से मिलकर बनी होती है ग्राम सभा। क्लियर? ये बात क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। और इस ग्राम पंचायत का नाम कैसे पड़ता है? जैसे कि 4 ये गाँव हैं, A1, A2, A3, A4। तो इस ग्राम पंचायत का नाम आपने देखा होगा कि सुना होगा ना, जैसे कि कोई भी ग्राम पंचायत का नाम हो, अ, राजेपुर ग्राम पंचायत, तो उस ग्राम पंचायत का नाम उस गाँव के नाम पर होती है, गाँव के नाम पर होती है, जिसकी जनसंख्या अधिक हो, जिसकी जनसंख्या अधिक हो। क्लियर? जिस गाँव की जनसंख्या अधिक होगी, उसके ही नाम पर पड़ेगी। सपोज दैट A1 की जनसंख्या अधिक है, तो इसका नाम हो जाएगा A1 ग्राम पंचायत। क्या नाम हो जाएगा? A1 ग्राम पंचायत, क्योंकि A1 की जनसंख्या अधिक है इन तीनों गाँवों से। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं? जब देखो आप ऑप्शन में देखें उपयुक्त में से सभी, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो ग्राम पंचायतों से लेकर होते हैं, जो भी सरकार नियम बनाती है वो लोगों के कल्याण के लिए ही बनाती है। अर्थात जो भी आंसर होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के, मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, है ना? पॉजिटिव सेंस वाले होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी सम्मिलित है। कैसे किया है? और कृषि का विस्तार होना चाहिए, ये भी सम्मिलित है, बिल्कुल। भूमि का विकास होना चाहिए, भूमि सुधार होना चाहिए, चकबंदी व संरक्षण, ये सभी पॉजिटिव हैं, ये लोगों के लिए तो होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लघु सिंचाई होनी चाहिए, जल व्यवस्था भी होनी चाहिए और जल आच्छादन का विकास भी होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि पंचायती राज समितियों
ग्राम पंचायत समितियों की बात कर रहा है, सॉरी। ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? क्लियर। देखो, ग्राम पंचायत समितियों में जो ग्राम पंचायतों की इन जो ग्राम पंचायत की जो समितियाँ होती हैं, अच्छा ये बता दो कि ग्राम पंचायत की कितनी समितियाँ होती हैं? आपने पढ़ा होगा तो ग्राम पंचायत की 6 समितियाँ होती हैं। वो 6 समितियाँ कौन-कौन सी होती हैं ये डिस्कस करते हैं। ग्राम पंचायत की कितनी समितियाँ होती हैं? 6 होती हैं, अर्थात ग्राम पंचायत की भी होती हैं, जिला पंचायत की भी होती हैं और जिला परिषद। इन सबकी समितियाँ 6-6 होती हैं, इस बात को याद रखेंगे। ये जो ग्राम पंचायत की 6 समितियाँ हैं, ये कौन-कौन सी हैं? ये पूछ ही जाती हैं, इनमें से कौन-सी नहीं है या कौन-सी है उपरोक्त सभी, इस टाइप से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली आप समिति याद रखेंगे, नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति। क्लियर? एक समिति तो आपकी ये हो गई। दूसरी की अगर हम बात करें, दूसरी होती है आपकी शिक्षा समिति और इनके अध्यक्ष जो होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम पंचायत समितियों में शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, इस बात को याद रखेंगे। तीसरी समिति आप याद रखेंगे, निर्माण कार्य समिति, निर्माण कार्य समिति। चौथी समिति याद रखेंगे, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। पांचवी याद रखेंगे आप, प्रशासनिक समिति, प्रशासनिक समिति। और छठी समिति याद रखेंगे, जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति। क्लियर? ये 6 समिति देख लेना और इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है इन समितियों के, आप इनको सर्वसम्मति से भी कर सकते हैं, मतदान द्वारा भी किया जा सकता है, हाथ उठाकर भी किया जा सकता है। तो इसके उपरोक्त सभी तरीके सही हैं और सदस्यों को चुनने के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही है? यहाँ पर अधिकारियों के नाम दिए गए और नियुक्तकर्ता के दिए गए कि किस अधिकारी को कौन नियुक्त करता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है, इनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है, इस बात को याद रखेंगे। और ये किस अनुच्छेद में दिया है? मुख्य मतलब राज्य निर्वाचन की बात करें तो ये अनुच्छेद 243 टा, जिसे कहें के, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है, इस बात को भी याद रखेंगे। आयोग की अगर हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग कहाँ पर दिया गया? 243 टा में। रिटर्निंग ऑफिसर की अगर हम बात करें तो रिटर्निंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? रिटर्निंग ऑफिसर को राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 टा में दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर को जिला अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी। याद रखेंगे ये बात को, रिटर्निंग ऑफिसर को कौन नियुक्त करता है? जिला अधिकारी। सहायक निर्वाचक अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी आपका ये नहीं करता है, कौन करता है? इसको भी नियुक्त कौन करता है? जिला अधिकारी करता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। मतदान अधिकारी की अगर हम बात करें तो मतदान अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर करता है। कौन करता है? इसको नियुक्त करता है रिटर्निंग ऑफिसर। तो ये तीनों ही गलत हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को राज्य सरकार करती है। बट नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? क्लियर? ये वैसे तो आपको पता है कि आरक्षण का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 घ में किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि महिलाओं के लिए कितना 1/3 आरक्षण किस में किया गया? 243 घ के किस पार्ट में किया गया? यहाँ पर ये पूछा है। तो ये दोस्तों ये आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 घ के पार्ट 3 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए ये आरक्षण किस धारा में किया गया है? उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा अगर पूछी जाए तो आप कहेंगे कि धारा ए 4 में इसका जिक्र किया गया है। धारा पूछे तो धारा ए 4 में किया गया है। अनुच्छेद पूछे
तो 243 घा के पार्ट 3 में किया गया है, इस बात को याद रखेंगे। इस आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, क्लियर? बढ़ाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इस बात को भी याद रखेंगे। आरक्षण के लिए 50% बात कब की गई थी? 2009 में आरक्षण के महिलाओं के आरक्षण के लिए 50% की बात कही गई थी। इस बात को याद रखेंगे, कब कही गई थी? 2009 में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्यवर्ती या जिला स्तर की पंचायतों के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अच्छा बताओ, मध्यवर्ती या जिला स्तर की ये बात कर रहा है। मध्यवर्ती का मतलब क्या है? मध्यवर्ती का मतलब कौन सा स्तर है? मध्यवर्ती की अगर बात करें तो ये पंचायत समिति की बात कर रहा है। मध्यवर्ती का मतलब है पंचायत समिति की बात कर रहा है, अथवा इसे हम लोग क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं। क्लियर? किसकी बात कर रहा है? क्षेत्र पंचायत की बात कर रहा है। जिला स्तर पे आप जानते हैं कौन होते हैं? जिला परिषद या जिला पंचायत। जिला पंचायत, ये बात समझ में है? अब देखो, इनके सदस्यों की इनके जो सदस्य हैं, इनके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुने जाते हैं किनके द्वारा? जनता द्वारा चुने जाते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। जिला पंचायत सदस्य या पंचायत समिति के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन इनके अगर अध्यक्ष की बात करें, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होती है। अप्रत्यक्ष रूप से होती है। और किनके द्वारा चुने जाते हैं? ये याद रखेंगे, चुने हुए सदस्यों द्वारा। चुने हुए सदस्यों द्वारा इनको चुना जाता है। क्लियर? ये तो यहाँ पर बात है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि अनुच्छेद की यहाँ पर पूछा है क्या, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, ये यहाँ पर बात कर रहा है। तो दोस्तों, अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 गा के 5 के पार्ट खा में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? और बाकी ये बात भी याद रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, क्लियर? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ था, क्लियर? ये प्रभावी कब हुआ? ये हुआ 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी हुआ, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती दिवस मनाते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? ये इसके तहत पंचायतों को जोड़ा गया। पंचायतों को किस भाग में जोड़ा गया? भाग 9 में इन पंचायतों को रखा गया। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। पंचायतों को किस अनुसूची में रखा गया? अनुसूची की अगर हम बात करें तो अनुसूची 11 में रखा गया है। और 11 में कितने विषय रखे गए? 29 विषय रखे गए, इस बात को याद रखेंगे। इसके अंतर्गत कौन-कौन से मैंडेटरी जो अनिवार्य उपबंध हैं, मैंडेटरी आदेशात्मक का मतलब है अनिवार्य। ये तो करना ही करने हैं पंचायतों को, अनिवार्य। जिसे हम कहें इंग्लिश में मैंडेटरी नियम कौन-कौन से हैं, वो हम लोग जान लेते हैं। देखो, पंचायत के सभी सदस्यों के बैठक में मतदान का अधिकार, ये अनिवार्य है, ये अपने आप में ठीक है या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये पूछा है। पंचायत के सभी सदस्यों को बैठक में क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए, ये बात ठीक है। ठीक, ये आदेशात्मक है, ये आदेश है। दूसरा कि ग्राम सभा की स्थापना करना। यस, ग्राम सभा की स्थापना भी मैंडेटरी है। ये एक उपबंध है, एक आदेशात्मक उपबंध है। पंचायतों का नियत कार्य, क्लियर? ये भी सही है। प्रत्येक पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, ये भी वहाँ पर नियमित है और ये जरूरी है। ये भी आदेशात्मक उपबंध है। ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पंचायत हैं, ये किसका विषय है? पंचायत तो राज्य सूची का विषय है। मतलब पंचायत किसका विषय है? राज्य सूची का। तो ग्राम सभा को क्या शक्ति देनी चाहिए, क्या शक्तियां होंगी,
ये तो राज्यों पर डिपेंड करती हैं। ये उस राज्यों पर डिपेंड करती हैं कि ग्राम सभा को क्या-क्या शक्तियाँ देनी चाहिए, उनको क्या-क्या कार्य होने चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है, ये तो उनके विवेक पर, राज्य सरकार के विवेक विवेक पर आधारित है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, बाकी ये तीनों ही पॉइंट मैंडेटरी हैं, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन-कौन सी बातें अनिवार्य हैं, वो इम्पोर्टेंट रख लेते हैं, जान लेते हैं। ये तो 3 बातें अनिवार्य हैं, ठीक है? इसके अलावा क्या और अनिवार्य है? इसके अलावा दोस्तों एससी और एसटी इनका जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण, ये भी अनिवार्य है। एससी-एसटी का भी आरक्षण होना चाहिए, ये अनिवार्य है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि महिलाओं के लिए 1/3 क्लियर? महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी अनिवार्य है, ये भी एक अनिवार्य नियम है, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर? 5 वर्ष नियत कार्यकाल होना चाहिए, ये भी अनिवार्य है। अगर विघटन हो जाता है पंचायत का, तो विदिन 6 मंथ में चुनाव हो जाने चाहिए, ये भी अनिवार्य है। क्लियर? और राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता, ये भी अनिवार्य है। राज्य वित्त आयोग का गठन करना, ये भी अनिवार्य है। चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी अनिवार्य है। क्लियर? मतदान देने का अधिकार भी अनिवार्य है, ये अनिवार्य नियम है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961, फिर वही इस टाइप का प्रश्न आ गया। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब आया? 1961 में आया। कह रहा है कि किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? ये किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? दोबारा प्रश्न आ गया। तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957 में आई। क्लियर? कब आई? 1957 में। अशोक मेहता समिति की अगर हम बात करें, तो इसे हम लोगों ने पढ़ा था 22 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति आई थी। ये हम बात करें थुंगन समिति। थुंगन समिति कब आई थी? इसको तो उन्होंने पढ़ा था 1988। क्लियर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति ने ही आपकी त्रिस्तरीय संरचना की बात की थी। त्रिस्तरीय संरचना वो कौन सी थी? एक उन्होंने ग्राम पंचायत बताया, जो कि ग्राम स्तर पर होगा। पंचायत समिति बताई, या जिसे हम कहें क्षेत्र पंचायत, ये आपका ब्लॉक लेवल पर होगा। और आपका एक इन्होंने जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये योजनाएं, इनका ईयर याद रखेंगे, यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि निर्मल ग्राम योजना राज्य सरकार की योजना है या केंद्र सरकार की? तो ये केंद्रीय योजना है या ये केंद्र सरकार की योजना है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसको कब लागू किया गया था, कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2003 को इसको शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 15 अगस्त 2003 इज अ राइट आंसर। पूछा जा सकता है इसका उद्देश्य क्या है? आप जैसे ही नाम में देख रहे हैं निर्मल, है ना? निर्मल जल होता है, मोस्टली हम लोग देखते हैं। तो स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना, है ना? जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत स्वच्छता के कार्य में अच्छा कार्य करेगी, उसको पुरस्कार करना, ताकि और भी ग्राम पंचायतें मोटिवेट होकर अपनी पंचायत को साफ-सुथरा रखें। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायत विकास समिति क्यों बनाई गई? ये जो ग्राम पंचायत विकास समिति है, इसको क्यों बनाया गया? इसको बनाने के लिए दोस्तों इसके लगभग 6 मुख्य कारण हैं। कितने? 6 बिंदु हैं। इस योजना के चरण पूछे जाते हैं, ये योजना में कितने चरण हैं? इस योजना में टोटल 5 चरण हैं। वो 5 चरण कौन-कौन से हैं अभी जानेंगे। ये 6 उद्देश्य कौन-कौन से, ये हम लोग देख लेते हैं। इसको हम पहले से ही लिख के रखा है, ताकि कम समय में ज़्यादा बताया जा सके, इतना सब लिखने में टाइम लगता। देखते हैं कि ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों आवश्यक थी? इसका होने का क्यों ज़रूरत था? ये यहाँ पर दिया है। ये लगभग 6 पॉइंट दिए गए हैं। पहला उद्देश्य इसका ये था, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास सुनिश्चित करना। क्लियर? जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें समान रूप से सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास होना चाहिए और उनका खुद का व्यक्तिगत विकास हो, ये सुनिश्चित करना है। ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर दूसरा रीज़न ये था कि समुदाय को निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर योजनाएं बन सकें। क्लियर। तीसरा रीजन ये था, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। चौथी बात ये थी वहाँ पर इसके रीजन की ग्राम पंचायत विकास की सहयोगी नियोजन एवं संसाधनों के अभिसरण को प्रोत्साहित करना। वंचित वर्गों के आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना, विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु। नियोजन प्रक्रिया को मांग आधारित बनाना, जिससे योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुसार हों। ये बिल्कुल ठीक है। इस ग्राम पंचायत विकास निर्माण योजना के 5 चरण हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कितने चरण हैं? 5 चरण। पहले चरण में क्या है, दूसरे चरण में क्या किसकी बात की गई है, तीसरे चरण में किसकी बात की गई है, चौथे चरण में किस चीज़ की बात की गई है और 5वें चरण में किसकी बात की गई है, ये जरूरी है याद रखना। पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत विकास योजना के प्रथम चरण में किस के बारे में बात की गई। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक 5वां और दे देंगे, आजकल तो 5 का दे रहे हैं। तो पहले चरण में आप याद रखेंगे वातावरण का निर्माण। वातावरण निर्माण ग्राम पंचायत विकास योजना के पहले चरण में कहा गया है। दूसरे चरण में उन्होंने कहा है पारिस्थितिकीय विश्लेषण। क्लियर। पारिस्थितिकीय विश्लेषण दूसरे चरण की बात कही गई है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे पहले जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए ना, हर कोई देखता है कि वातावरण यहाँ का कैसा है। फिर वहाँ का इकोलॉजिकल एनालिटिक करना चाहिए, मतलब पारिस्थितिकीय विश्लेषण कैसा है। फिर आप देखेंगे कि आपको किन किन आवश्यकताओं की ज़रूरत है, आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करना कि हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर एक ऐसे लिंक कर सकते हैं। क्लियर। फिर चौथे चरण में संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। फिर 5वें में आप आएंगे तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति। तो ये पांचों चरण इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तब क्या पूछा जा रहा है। समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, ये इसका एक रीजन था। विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी, ये भी ठीक है। ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत विकास हो, ये भी ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग ने कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो 45,000 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे 45,000 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए जो 15वां वित्त आयोग था, 15वें वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाए तो इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 16वां वित्त आयोग भी गठित हो चुका है। इस 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। क्लियर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि पंचायतों में आपको राज्य की संचित निधि में बढ़ोतरी करनी है कि इनको और धन दिया जाए, तो ये अधिकार आपका किसके पास है? क्या प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति के पास है, या वित्त मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका किसके पास है? इसका अधिकार जो है वित्त आयोग की सिफारिश पर उपबंधित है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्त मंत्री इज राइट आंसर। अगर हम वित्त आयोग की बात करें, वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 280 से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश, वित्त आयोग जो भी सिफारिश करता है उसमें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है? वो रखवाता है आपके राष्ट्रपति द्वारा रखवाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इज अ राइट आंसर। क्लियर। और ये जो सिफारिशें हैं वित्त आयोग की, किस अनुच्छेद में दी गई हैं?
इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 281 में आपका वित्त आयोग की सिफारिशें उपबंधित हैं। क्लियर? यहाँ पर क्या है? वित्त आयोग की सिफारिशें। सिफारिशें, तो वित्त आयोग की सिफारिशें किसमें दी गई हैं? अनुच्छेद 281 में दी गई हैं। और वित्त आयोग का अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 280। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर प्रश्न क्या था? ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 की अगर हम बात करें, 27 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के जो तीसरे राज्य वित्त आयोग थे, उसके अध्यक्ष जो थे वो आपके सैयद अली ताहिर रिजवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैयद अली ताहिर रिजवी इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छा प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो कब गठन हुआ था? 1994 में प्रथम उत्तर प्रदेश राज्य आयोग वित्त गठन हुआ था। वित्त आयोग का गठन हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। राज्य वित्त आयोग की अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग का गठन की बात की गई है। क्लियर? और इसका गठन प्रति 5 वर्ष में इसका गठन होना चाहिए। और ये किन के द्वारा होता है? इनका गठन जो है वो राज्यपाल द्वारा होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। वित्त आयोग का गठन प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल करेंगे, इस बात को याद रखेंगे। प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में, ये भालचंद्र शुक्ल। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भालचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भालचंद्र शुक्ल इसके थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 247 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा गठित होता है, तो ये धारा पूछी जाए, इसको राज्यपाल करता है किस धारा के तहत? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा पूछी जाए तो धारा 32 का के तहत, याद रखना। धारा 32 का के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? इसके अलावा अभी 5वां वित्त आयोग, 6ठा वित्त आयोग से पहले जो आया है वो है 5वां वित्त आयोग। 5वां वित्त आयोग कब गठन हुआ था? 5वें वित्त आयोग की अगर पूछा जाए तो 2015 में 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। इस 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछे जाए तो आप किन्हें बताएंगे? आनंद मिश्रा। क्लियर? आनंद मिश्रा उत्तर प्रदेश के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इस बात को याद रखेंगे। इस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रेजेंट की? रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2018 में दी। क्लियर? और इनकी जो रिपोर्ट 18 में दी, इनकी जो रिपोर्ट में जो इन्होंने सिफारिशें की वो अप्रैल 2020 में लागू हुई। कब हुई? अप्रैल 2020 में लागू हुई, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पंचायतों का धनराशि का संक्रमण जो है, पंचायतों को जो धनराशि बांटी जाती है वो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर किया जाता है, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन आप जानते हैं कि प्रति 5 वर्ष में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्लियर? ये बात याद रखेंगे। अगर ये किया जाता है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा, इसकी धारा 32 का के तहत, धारा 32 का के तहत जो है प्रति 5 वर्ष में
राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाता है, इस बात को ये भी याद रखेंगे। राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। तो राज्य का राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या करा है कि पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर, फीस लगाने व एकत्र करने का अधिकार देने हेतु विधि कौन बना सकता है? पंचायतों में आप जानते हैं कि ये राज्य का ही एक हक है, राज्य सूची का एक विषय है, तो राज्य सरकार को ही हक होगा या राज्य का उस विधानमंडल को ही ये शक्ति प्राप्त होगी कि वो विधि बनाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का विधानमंडल। क्लियर? और किस अनुच्छेद के तहत की अगर हम बात करें, ये अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 243 243 जा का पाठ का, ये है इतना 243 जा का पाठ का के तहत। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अब ये आपको एक याद रखना होगा कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब आया? 1969 में आया। इसके मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति की अगर हम बात करें तो ये शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से, किसके माध्यम से करता है? इस बात को भी याद रखेंगे, शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से, अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा, ये राज्य सरकार द्वारा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। ठीक, एक तो मुख्य रजिस्टर होता है। अब ये पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार इसके अतिरिक्त अतिरिक्त रजिस्ट्रार, इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार कितने चुन सकती है? तो ये अपनी इच्छा अनुसार जितने ये चाहे उतने अतिरिक्त रजिस्ट्रार को चुन सकती है राज्य सरकार, इस मुख्य रजिस्ट्रार के अलावा। इस बात को भी याद रखेंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो रजिस्ट्रार हैं वो जो सर्टिफिकेट देते हैं, जन्म या मृत्यु का सर्टिफिकेट देते हैं, इसकी कितनी प्रति कितनी प्रति निःशुल्क देते हैं? तो ये पूछा जाए तो दोस्तों 1 प्रति ये निःशुल्क देते हैं। यदि आपका ये खो जाता है, आपको दोबारा चाहिए, या खो जाता है या फट जाता है, जो भी हो, अगर आपको इसको दोबारा चाहिए तो फिर आपको उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा। 1 प्रति निःशुल्क देते हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यदि एक माँ से 2 बच्चे पैदा हुए जुड़वा, है ना? तो क्या उनके लिए एक ही सर्टिफिकेट होगा? नहीं, उनके लिए अलग-अलग सर्टिफिकेट होंगे, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन उसमें ये रजिस्टर करेंगे क्या? उसका जो एक कॉलम होता है, उस कॉलम में ये लिख देंगे कि ये जुड़वा है। क्लियर? इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग किस में होता है? जो मृत्यु के अभिलेख हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका उपयोग किस में होता है? महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, हाँ, ठीक है। चिकित्सीय अनुसंधान में, ये भी ठीक है। आनुवांशिकी माध्यम में, ये भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर आप जानते हैं आजकल हम सब लोग यूज करते हैं। क्या उद्देश्य है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर स्टोर कर सकें, है ना? तो यहाँ से फैक्ट ये है कि ये आपको याद होना चाहिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजी लॉकर है किस मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक? तो ये आपका मिटी के अंतर्गत आता है। क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वाले के अंतर्गत आता है, ठीक? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिटी जिसे हम बोलते हैं, ये याद रखेंगे। ये किसकी पहल है? ये जो डिजिटल डिजी लॉकर पहल जो है, ये डिजिटल भारत की एक पहल है। डिजिटल भारत, क्लियर? डिजिटल भारत की एक पहल है। इस डिजी लॉकर को आपका अकाउंट बनाना है तो इसके लिए आपको आधार कार्ड जरूरी है। क्लियर? आधार कार्ड जरूरी है। क्लियर? ये 2 बात कुछ याद रखेंगे।
तो इसके क्या होंगे, डिजिलॉकर का उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकताओं को समाप्त करना है, ये ठीक है। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है, ये भी ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इज राइट आंसर, दोनों ही बात सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2023 में किस मंत्रालय को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2023 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से पंचायती राज मंत्रालय को सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसे हम शॉर्ट में कहें डीडीयू, ग्राम ज्योति योजना, क्लियर। कभी कभी क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अब नाम में ही आ रहा है ग्राम ज्योति, गांव की ज्योति, ज्योति का मतलब क्या है, लाइट, उजाला, बिजली से। इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण विद्युतीकरण से इसका उद्देश्य है। यहाँ पर ग्राम ज्योति है ना, तो गांव की विद्युत बिजली से है इसका उद्देश्य, इस बात को याद रखेंगे। ये शुरू कब हुई? ये दोस्तों नवंबर 2021 में शुरू की गई। नवंबर 2021 में इस योजना को शुरू किया गया था। सॉरी, 2021 नहीं होगा, 2014 में इसको शुरू किया गया था। नवंबर 2014 में इसे शुरू किया गया था, और किसके द्वारा? बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको शुरू किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित सही है, मतलब ये देखना है और इनका ये कूट बताना है। स्वजल योजना की अगर हम बात करें तो ये 1996-97 में शुरू हुई थी, ये अपने आप में ठीक है। ग्रामीण पेयजल योजना की बात करें तो ग्रामीण पेयजल योजना जो है दोस्तों आपका 1989-90 में शुरू हुई थी, ग्रामीण पेयजल योजना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर 89-90 कर लो, 89-90, यहाँ पर इसका लो 89, ये हो सकता है गड़बड़ हो गया, 1989-90 कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गंगा कल्याण योजना की अगर हम बात करें तो गंगा कल्याण योजना शुरू हुई थी 1995 में, और इंदिरा आवास योजना हुई थी 1985 में। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एक का आपका एक, ग्रामीण पेयजल योजना की हो जाएगा 3, गंगा कल्याण योजना का 2, और इंदिरा आवास योजना का हो जाएगा आपका 4। 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो 1 3 2 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो ये कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो ये आप याद रखेंगे, 1 3 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वजल योजना 1996-97 में, याद रखेंगे। ग्रामीण पेयजल योजना की अगर हम बात करें तो ये 1989-90 में हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। गंगा कल्याण योजना इंपॉर्टेंट है, 1995 में गंगा कल्याण योजना हुई थी, इस बात को याद रखेंगे। इंदिरा आवास योजना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1985 में ये हुई थी, इस बात को भी याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? क्लियर, यहाँ पर देखना है कि कौन सी योजना सही है। अगर हम राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम की बात करें तो ये 1980-81 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980-81 में हुई थी, इसका मतलब ये गलत है। इंदिरा आवास योजना की अगर हम बात करें, इंदिरा आवास योजना अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इंदिरा आवास योजना हुई है 1985 में। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हुआ था 1986-87 में, तो ये अपने आप में सही है, क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राजस्थान। यदि अगर हम राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम की बात करें, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम जो है ये तो 1906। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखना है। योजना दी गई और कब वर्ष दिया गया है, मैच करना है कि कौन सी योजना किस वर्ष हुई थी और इनमें से कौन सा कूट सही होगा। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये 1977-78 में शुरू हुई थी, ये बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना की अगर हम बात करें तो ये 1980 में हुई थी, इसका ये होगा। जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो जवाहर रोजगार योजना की अगर हम बात करें तो ये 1989-90 में हुई थी, इसका ये यही होगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी। ये भी अपने आप में मैच है, यानी कि ये 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 1 2 3 4 इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 25 सितंबर 2001 को इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 25 सितंबर 2001। क्लियर? योजना है, ईयर याद रखेंगे, मोस्टली ईयर ही पूछी जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण लिमिटेड निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 25 जून 1976 को स्थापना हुई। कब हुई? 25 जून 1976 को इसकी स्थापना हुई। क्लियर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 इज राइट आंसर। और ये है कहाँ? ये आपका लखनऊ में है, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्यतः एक सीएससी, एक कॉमन सर्विस सेंटर कितने गांव को कवर करता है? ये हम पहले भी कर चुके हैं। क्लियर? तो एक सीएससी सेंटर जो है कितने गांव को कवर करता है वो अभी हम लोग जानेंगे। पहले हम सीएससी की हम बात कर लेते हैं। ये पूछा जाए कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। क्लियर? मिनिस्ट्री पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? ये याद रखेंगे। इसके 3 स्तर होते हैं, ये 3 स्तर पे काम करती है। एक का पहला स्तर होता है जो कि इसका उच्च स्तर है, जिसका नाम है एसडीए। एसडीए का मतलब है स्टेट डिजाइनेटेड ऐसे एजेंसी, स्टेट डिजाइनेटेड एजेंसी। क्लियर? दूसरा जो इसका स्तर है वो है आपका सी एस सी ए। एस सी ए का मतलब है आपका सर्विस सेंटर एजेंसी, सर्विस सेंटर एजेंसी। ये जो सी एस सी है ये लगभग 500 से 1000 सीएससी सेंटर को देखता है। क्लियर? इसके अलावा सबसे जो निम्न स्तर है वो है आपका BLE। BLE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो इसकी फुल फॉर्म में ब्लेज लेवल इंटरप्रेन्योर, क्लियर? और एक BLE जो है वो लगभग इसके अंतर्गत एक CSC आता है, CSC, ये लगभग 6 गांव को कवर करता है। क्लियर? कितने गांव को कवर करता है? 6 गांव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? ये चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीएससी योजनाओं में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? अगर आपको सीएससी योजना में शामिल होना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आवेदन जो करने वाला व्यक्ति है वो स्थानीय होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ये भी ठीक है। उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर का कौशल का बुनियादी ज्ञान तो होना चाहिए, ये भी ठीक है। और दूसरा ये 10th पास होना चाहिए, 10th या उसके इक्विवेलेंट कोई समकक्ष सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ये सभी अनिवार्य हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधी दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होते हैं? आपको सरकार की योजनाओं का लाभ लेना है तो आपको आवेदन करने के लिए कहाँ पर उपलब्ध होंगे? आवेदन दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होते हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। क्लियर? तो कहाँ पर उपलब्ध होते हैं? ये आपके पंचायत के सचिवालय में होते हैं, पंचायत सचिवालय में उपलब्ध होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? पंचायत सहायक करता है कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम। इनके वेतनमान की बात करें, इनका वेतनमान कितना होता है? वर्तमान में इन्हें रुपए 6000 पर मंथ मिलते हैं, है ना? 6000
पर महीने मंथ मिलते हैं पंचायत सहायक को। इनको वेतन कौन देता है, इनका वेतन कहाँ से मिलता है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, हम लोग प्रैक्टिस सेट में भी किया है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राम पंचायत इनका देती है, क्लियर। ग्राम पंचायत निधि द्वारा इनको वेतन दिया जाता है, इस बात को याद रखेंगे, राज्य सरकार नहीं मारेंगे, ग्राम पंचायत के निधि से इनको वेतन दिया जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितना होता है, ये पूछा है। अगर आप कोई प्राइमरी स्कूल बनवा रहे हैं, उसमें जो शौचालय बनाए जा रहे हैं उसमें ग्राम पंचायत कितना योगदान देता है, तो इसमें ग्राम पंचायत का योगदान जो होता है वो दोस्तों 10% होता है। ग्राम पंचायत 10% का योगदान देती है, इस बात को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ग्राम पंचायतों में नरेगा मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मनरेगा, मनरेगा की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्या इसकी योजना का नाम है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। पहले ये मनरेगा मनरेगा के नाम से नहीं था, पहले इसका नाम था नरेगा। क्लियर, पहले इसको किस नाम से जाना था, नरेगा, या यूं हम के नरेगा। क्लियर, नरेगा को स्थापना कभी, ये योजना शुरू हुई थी 2005 में, फिर इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। मनरेगा कब हुआ ये याद रखेंगे, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, इस बात को याद रखेंगे। मनरेगा को अगर हम पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में ये कब लागू हुई, मनरेगा उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, तो ये 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ मनरेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, या मनरेगा कह लें या नरेगा कह लें, ये कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में लागू, ये याद रखेंगे। इसमें जो है 100 दिन का काम देना सुनिश्चित किया गया है। क्लियर, 100 दिन का काम मिलेगा जो मनरेगा कार्ड धारक होंगे उनको। क्लियर, अब इसमें क्या है कि मनरेगा के तहत एक पॉइंट है ईएफएमएस। ईएफएमएस ईएफएमएस मनरेगा में कब लागू किया गया है, 1 जनवरी 2014 से इसमें ईएफएमएस लागू किया गया है। क्लियर, याद रखेंगे ईएफएमएस। अब ईएफएमएस क्या होता है, ये आपके लिए हमने क्वेश्चन बना दिया है, ये आपको पता करना है ईएफएमएस क्या है। क्लियर, थोड़ा आपके लिए भी एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होता है, आपका सेवा का नाम भी पता होना चाहिए, सेवा का विवरण भी होना चाहिए, सेवा प्रदान करने की समय सीमा भी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये सभी बातें होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जैसे हमने कहा मनरेगा के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई। इस योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना का प्रारंभ जो है ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई थी। फिर बाद में इसका क्या हुआ, इसके नाम में क्या कर दिया गया, परिवर्तन किया और इसका नाम क्या हो गया, अब बदल गया है। नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इसका अब नाम बदला गया कब, 2011 में इसका नाम बदला गया और कर दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। क्या नाम कर दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
आजीविका मिशन कर दिया गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो NRLM, ठीक, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये यहाँ पर कर दिया गया NRLM। क्लियर। और ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुई, ये अगर पूछा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये 2011 में लागू हुई। उत्तर प्रदेश में भी ये 2011 में लागू हुई, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे 2011 में लागू हुई। अगर ये पूरे देश में पूछा जाए, पूरे देश में कब लागू हुई, पूरे देश में अगर ये पूछा जाए तो आप कहेंगे कि 1 अप्रैल 2013 को पूरे देश में लागू हुई, जबकि यूपी में ये 2011 में ही लागू हो गई थी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था। इसकी अगर हम शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो है गांधी जी का उद्देश्य था भारत स्वच्छ हो, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ किया गया और ये 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना प्रारंभ हुई। इस योजना के तहत ग्रामीण का दूसरा चरण, ग्रामीणों के लिए इसका दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ वो 2020-21 से स्टार्ट हुआ और ये चलेगा कब, 2024-25। ये इसका समय सीमा है, इसकी अवधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। ठीक। इस योजना में टोटल सरकार कितना व्यय करेगी, इसका व्यय कितना अनुमानित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 1,40,881 करोड़ रुपए। क्लियर। इतना खर्च करने का अनुमान लगाया है सरकार ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट, क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है। ये दोस्तों शुरू कब हुआ ये पता होना चाहिए। इसकी अगर हम शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये 2018-19 में प्रारंभ हुआ। ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के 39 जिले, 39 जिलों में ये लागू किया जा रहा है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक कितने हजार जलाशयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस अमृत सरोवर मिशन जो है ना, अमृत सरोवर मिशन 15 अगस्त 2023 तक अब ये निकल गया, तो इसमें कितना लक्ष्य था ये पूछ रहा है। कितने वाटर बॉडी जलाशयों की अगर बात करें तो 50,000 जलाशयों का लक्ष्य रखा गया था, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर। ये प्रारंभ कब हुआ अमृत सरोवर मिशन की अगर हम बात करें तो ये 24 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था और कब तक चला, ये 15 अगस्त 2023 तक था और इनका लक्ष्य कितना था, 50,000 जलाशयों का निर्माण करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया था। ये पूछा जाए ये जो ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है 1979 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 1979 को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये अंत्योदय योजना है 1977-78 में कौन सी राज्य सरकार ने सबसे पहले प्रारंभ किया, इस बात को याद करें। तो ये आपका राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जिसे हम MNP कहते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। ये दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, 5th 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था। और ये कब किया गया था, ये 1974-75 में किया गया था। ईयर भी याद रखेंगे।
तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर पर कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित हो सकती है? नरेंद्र मोदी जी का जो एक विजन है वो है आत्मनिर्भर भारत। इनमें से कह रहा है कि कौन सी योजनाएं मदद कर सकती हैं उनके विजन को कंप्लीट करने में, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर गांव योजना इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं सहायता योजना नहीं, ए और बी दोनों या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आत्मनिर्भर योजना इज राइट आंसर। मोस्टली आप ये ना मार देना ए और बी दोनों। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान, संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में है? प्रश्न अच्छा है दोस्तों। इस योजना के तहत अगर हम बात करें तो दो घटक हैं, एक आपका केंद्रीय घटक, एक आपका केंद्रीय घटक है और दूसरा आपका राज्य घटक। इस योजना का जो केंद्रीय घटक है वो तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ये तो पूरा केंद्र सरकार करती है। क्लियर? लेकिन राज्य घटक की अगर हम बात करें तो राज्य घटक को केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर करते हैं, है ना, केंद्र और राज्य, ऐसा समझो। केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार लागू कर रही है, वो तो अपर है तो वो अपना खुद बैन कर रही है। लेकिन जो राज्य सरकार है इसको राज्य सरकार भी लागू करती है, तो राज्य सरकार में केंद्र सरकार भी मदद करती है, तो और राज्य सरकार भी करती है इस योजना को चलाने के लिए। तो ये पूछा कि केंद्र सरकार कितना हिस्सा देती है और राज्य सरकार कितना योगदान देती है। ये अगर देखें तो इनका रेशियो जो है 60:40 का रेशियो होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, केंद्र और राज्य का अनुपात जो है वो 60 और 40 का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांव के पर्यावरणीय विकास संबंधी कौन कौन से क्रियाकलाप किए जा सकते हैं? गांव में पर्यावरण संबंधी ऐसे प्रश्नों को फिर मैंने बताया कि ये ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो पॉजिटिव आंसर देते हैं। सड़कों को किनारों पर पौधारोपण करना, ये तो बात ठीक है, हम लोग देखते भी हैं। सामाजिक वानिकीकरण होना चाहिए, ये भी ठीक है। वायु, जल और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, क्या प्रदूषित होने देंगे आप? नहीं, बचाना ही चाहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इज राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है। ग्रामीण विकास का क्या मतलब है? कोई भी आंसर होगा तो एक अच्छी ही पॉजिटिव बातें ही होंगी ग्रामीण विकास में। सामाजिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास भी होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 की अगर हम बात करें, आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया? आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार कब आयोजित किया गया, यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये 20 दिसंबर 2021 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2021 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं? ये यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए पूरे देश में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पर 250 क्लस्टर स्थापित किए गए थे, याद रखेंगे 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के जो परिवार रजिस्टर होते हैं उनकी सुरक्षा एवं निर्धारित विधि से संशोधन करने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये जो कार्य किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ग्राम सेवक द्वारा, ग्राम सेवक नहीं करता है, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है,
जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? ये पंजीकरण अधिनियम कब आया ये याद रखें। तो 1969 को ये एक्ट आया, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर? 1969 को ये एक्ट आया और ये किस सूची का विषय है? ये तो अपना राज्य सूची का विषय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांव में विकास कार्य हेतु आने वाली नई परियोजनाओं को कौन लागू करने का कार्य किया जाता है? गांव में विकास के लिए आने वाली जो परियोजनाएं हैं उनके लिए ये पूछा जा रहा है कि लागू करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, ग्राम प्रधान द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। क्लियर? तो ये जो काम है ये ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। क्लियर? विकास कार्यों को, जो नई योजनाओं को लागू करने का काम पंचायत सचिव करता है, ये बात याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 65 और जो आज का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? मिशन अंत्योदय ये जो है दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, या इसे हम ग्रामीण मंत्रालय भी बोल देते हैं, कोई वो दिक्कत नहीं है। ये शुरू कब हुआ था? ये 2017-18 में शुरू हुआ था, इस बात को भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये हमारे द्वारा कराए गए 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोगों ने रिवीजन करने की कोशिश की है और आने वाले 27 को आपका पेपर है, तो अब आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर लें, रेस्ट करें, एंजॉय करें, वो आप उतना बेहतर है। और ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा होगा। और बस ये हमारा आज का अंतिम सेट था। अब हमें लगने लगता है कि अब कुछ सेट ज़्यादा कराने चाहिए। अपने माइंड को रिलैक्स करो, जितना रिवीजन कर पाओ, पीछे पड़ा हुआ है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे उनको तैयार करो। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।